नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में, जिसका एक ही ध्येय है, शिक्षा है अमूल्य। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और अगर हम बात करें तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग अपने स्टैटिक जीके की तीसरी वीडियो है। और अगर आपने अपनी जो है चैनल की दोनों वीडियो जो शुरुआत में डाली गई हैं उनको नहीं देखा है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग एक तरफ से देखते चलें, जिससे कि हम चीज़ों को बहुत ही अत्यधिक से अत्यधिक जो है मात्रा में तटस्थ कर सकें अपने मस्तिष्क में, और चीज़ों को हमें जो है अच्छी तरीके से याद भी करना है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जो भी आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं वो सभी जैसे ही चाहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हों, चाहे वो राजस्थान से हों, या किसी भी जो है राज्य से संबंधित हों। उत्तर प्रदेश में अगर ये जिन 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उन सभी राज्यों में जैसे ही परिणाम की घोषणा होगी 10 मार्च को, उसके बाद सभी पेपर जो कि रुके हुए हैं, स्टेबल हैं, सभी जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम सभी लोग निरंतर पढ़ाई करते रहें। और जैसा कि आपको पता है आज 3 मार्च है और 4 मार्च को आपके जो है रेलवे की कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। तो 4 मार्च के बाद डिसाइड हो जाएगा कि कब जो है आपका पेपर आपका एनटीपीसी मेंस का होने वाला है और ग्रुप डी के पेपर कब होने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक शिक्षालय को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि एग्ज़ाम हॉल में खुद को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना और सभी प्रेशर को रिलीज़ करते हुए बेस्ट स्कोर करना, जिससे हमारा जो अंतिम लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब पाना, वो हम पूर्ण कर सकें। आइए अगर हम बात करते हैं आज की, तो बहुत ही बेहतरीन शब्दों से हम प्रारंभ करेंगे। जिस काम में काम करने की हद पार न हो, वो काम किसी काम का नहीं है। अगर आप जिस भी काम को अपना 100% देकर नहीं करते हैं, तो वो उस काम को कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जिस काम में आप अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं, वो काम आपकी तकदीर बदलने वाला होता है। तो मित्रों, हमें अपनी पढ़ाई अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपनी जो है माता पिता को जो है गौरवान्वित करने के लिए करना है। तो हम इसी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने आज का जो सेशन है, जो एनटीपीसी थर्ड का जो है, अगर हम बात करें थर्ड वीडियो है आपका ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड, उसको हम स्टार्ट करते हैं। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, कि जो पहला प्रश्न है वो हमारा जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके मथुरा, पावापुरी, वैशाली, कुंडग्राम। तो अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मथुरा। तो अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, वो आपका मथुरा होता है। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में कुछ हम विशेष पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो प्रथम तीर्थंकर हुए वो कौन हुए, हमारे जो है ऋषभनाथ हुए, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अगर हम बात करें आपको, तो जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इनसे बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। अगर हम बात करें 23वें जो तीर्थंकर हुए वो कौन हुए, पार्श्वनाथ हुए। इनका चिन्ह सर्प था और वे इक्ष्वाक वंशीय राजा जो अश्वसेन थे उनके पुत्र थे। अगर हम बात करें 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनकी, और जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था इनकी, अगर हम बात करें तो 468 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी में हुआ था। और पूछा जाता है कि 468 में मृत्यु हुई इनकी तो कहाँ पर हुई थी, तो जो मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, उनके जो है राजगृह में, वहाँ पर इनका जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्भिक के समीप साल के वृक्ष के नीचे जो है अब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें इनके प्रथम अनुयायी कौन हुए, इनके प्रथम अनुयायी हुए इनके स्वयं के जो दामाद थे जमाल, यही हुए। अगर प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई, तो ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, ये इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी हुई। कुछ और अगर हम चर्चा करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो इन्होंने यहाँ जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में चर्चा की गई है। त्रिरत्न के बारे में अगर हम बात करें तो 3 रत्न आपके थे। नंबर 1 था आपका सम्यक दर्शन, और अगर हम बात करें आपका सम्यक ज्ञान, और अगर हम तीसरे की बात करें तो सम्यक आचरण। क्या था, सम्यक आचरण। तो ये 3 जो है आपके त्रिरत्न बताए गए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जिस प्रकार से ऑप्शन थे कि मथुरा
कला का संबंध का किस जो है धर्म से है, तो मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। तो जो कि मथुरा जानते ही हैं जो है श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। तो अगर हम बात करें कि वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मथुरा जो है किस कला से संबंधित है, तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो, जो है मथुरा जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में अगर हम बात करें तो जैन धर्म की भाषा क्या है, तो भाषा से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो भाषा है आपकी प्राकृत। क्या है? जैन धर्म की भाषा है आपकी प्राकृत। अगर हम बात करें खजुराहो में जो जैन मंदिर बने हैं वो किसने बनवाया था, तो जो खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए थे वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया था। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 2 है आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 3 है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है आपका महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन अगर देखें तो हुआ था। तो ये वैशाख पूर्णिमा को ये होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो बौद्ध संगीतियों के बारे में और इनसे संबंधित तथ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई और अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत आपकी कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली में होती है और कालाशोक के शासनकाल में होती है। और अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं? साबाकामी बनते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के कार्यकाल में हुई और अध्यक्ष बने मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 98 ईसा में हुई और एक कनिष्क के शासनकाल में हुई और अध्यक्ष बने वसुमित्र और ऐसा पहला राज जिसमें उपाध्यक्ष बने अश्वघोष। अगर हम बात करें जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत आपकी 483 में, राजगृह में और अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई और अध्यक्ष बने महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें तो 383 में हुई, वैशाली में हुई, कालाशोक के कार्यकाल में हुई, अध्यक्ष बने साबाकामी। अगर तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें तो ये हुई आपकी 98 ईस्वी में और कनिष्क के शासनकाल में हुई और अध्यक्ष बने वसुमित्र और उपाध्यक्ष बने अश्वघोष। अब हम इनसे इंपॉर्टेंट मठों के बारे में और कहाँ पर ये मठ स्थित हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तपो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ आपका हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में। और ये तीनों मठ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि जो मठ है मठ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात करें तो आपके 3 जो है त्रिपिटक रहे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगर हम बुद्ध धर्म से और जानकारी प्राप्त करें तो जो बुद्ध के प्रथम गुरु हुए वो हुए अलार कलाम। और अगर हम इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में, जैसे मैंने बताया था अभी आपको जैन धर्म के प्रश्न में कि इनके प्रतीक चिन्ह से बहुत ही अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म में जो आपके महात्मा बुद्ध थे, इनके जन्म का अगर हम बात करें तो जन्म का है कमल और साण। क्या है? कमल एवं साण, कमल एवं साण है। और अगर बात करें गृह त्याग में घोड़ा है, गृह त्याग में इनका जो है घोड़ा है। और अगर हम बात करें ज्ञान के लिए इनका जो पीपल का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल का वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है, बोधि वृक्ष को जो है इनका ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर प्रथम उपदेश का प्रतीक माने तो वो चक्र को माना जाता है, चक्र को प्रथम उपदेश का माना जाता है। प्रथम उपदेश पूछा जाता है कब दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में जो है दिया था। और इसी को जो प्रथम जो इनका उपदेश था इसको जो धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जाना जाता है इसे। फिर अगर हम निर्वाण की बात करें तो निर्वाण में इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है, निर्वाण में रहा है इनका पद चिन्ह। क्या रहा है? पद चिन्ह रहा है। और अगर हम बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु में अगर हम इनके पद चिन्ह की बात करें तो स्तूप रहा है। क्या रहा है? स्तूप रहा है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की भाषा के बारे में तो बौद्ध धर्म की भाषा आपकी पाली थी। क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और यहीं पर बौद्ध धर्म की। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। अगर हम आगे बढ़ें तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम
किस की जो है मूर्ति की उपासना प्रारंभ की गई? तो क्यों आपको पता होना चाहिए कि भारत में अगर हम बात करें तो प्रथम मूर्ति जिसकी उपासना की गई वो ऐसा माना जाता है कि वो जो है महात्मा बुद्ध की थी। किसकी थी? महात्मा बुद्ध की थी। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कब हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 1664, 1665, 1666 और 1667। आप अगर हम बात करें, सही ऑप्शन दीजिएगा आप कमेंट में। तो 1665 आपका सही आंसर हो जाता है। 1665 में आपका जो है पुरंदर की संधि हुई महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी 1665 में। अगर हम बात करें जो है शिवाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये मराठा जो है साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं शिवाजी, और इनका जन्म 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिता शाहजी भोसले थे। दादा की अगर हम बात करें तो दादा इनके गुरु कोड़देव थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु के बारे में क्वेश्चन आता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अगर हम बात करें तो इन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। 1674 में इन्होंने जो है राज्याभिषेक किया, रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक किया। और इनका जो मंत्रिमंडल था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हुआ करता था अष्टप्रधान। क्या होता था? अष्टप्रधान। ठीक, और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इनकी राजकीय भाषा मराठी हुई। और सूरत से प्रश्न बन सकता है कि शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा? तो इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, 1664 में और 1670 में। 2 बार जो है शिवाजी ने सूरत को लूटा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काल कोठरी की त्रासदी का संबंध किस बंगाल शासक से है? तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मीर कासिम, ऑप्शन नंबर 2 अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर 3 मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन नंबर 4 सिराजुद्दौला। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के द्वारा जो है काल कोठरी की त्रासदी का संबंध बताया जाता है, जो कि बंगाल के शासक थे। अगर हम आगे बढ़ें तो बंगाल के शासकों के बारे में अगर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें तो प्रथम बंगाल के स्वतंत्र शासक जो हुए वो मुर्शीद कुली खान हुए। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजधानी को ढाका, जो कि बंगाल की राजधानी थी ढाका, उसको जो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। और इन्होंने मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा की जो है प्रारंभ किया। इन्होंने तकावी रण जो है भी इन्होंने प्रारंभ किया। अलीवर्दी खां की बात करें तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। क्वेश्चन आता है कि किस बंगाल के शासक ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलीवर्दी खां ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला की अभी हम बात पढ़ चुके हैं। कालकोठरी की घटना का संबंध सिराजुद्दौला से है और प्लासी का युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मीर कासिम की बात करें तो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। और आपके बंगाल के अंतिम नवाब की बात करें तो मुबारक उद्दौला जो बंगाल के अंतिम नवाब थे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 1769, ऑप्शन नंबर 2 1784, ऑप्शन नंबर 3 1792 या ऑप्शन नंबर 4 1799। अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 1792। 1792 में जो है आपकी अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगर हम जो है मैसूर के शासकों और अंग्रेजों के मध्य जो संधियाँ हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ हुई हैं, उनके बारे में बात करें तो जो मद्रास की संधि हुई, ये मद्रास की संधि की अगर हम बात करें तो अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुई और 1769 में ये हुई। मंगलोर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य होती है 1792 में। अगर हम बात करें तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता कवच किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। और टीपू सुल्तान ही था जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन निम्न में से कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1899 लखनऊ, 1905 बनारस, 1888 इलाहाबाद या 1916 लखनऊ। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1888 इलाहाबाद। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज की अध्यक्षता में, जो कि पहले आपके अंग्रेज जो है अध्यक्ष हुए, उनकी अध्यक्षता में जो है उत्तर प्रदेश का पहला जो है अधिवेशन यहाँ पर इलाहाबाद में हुआ था। अगर हम बात करें पहले 4 अधिवेशनों के बारे में
तो आपको पता होना चाहिए 1885 में आपकी जो है जो बंगाल रहा, आपका जो है बम्बई में हमारे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है कि बम्बई में जो स्थित है, इसके अध्यक्ष बनते हैं विमोचन बनर्जी। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर हम बात करें तो पहला अधिवेशन हुआ कब, 1885 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता होती है। दूसरे की अगर हम बात करें तो 1886 में होता है और ये कलकत्ता में होता है। और अधिवेशन जो है की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और प्रथम पारसी जो है अध्यक्ष जो रहे वो दादा भाई नौरोजी रहे। तीसरे की बात करें 1887 में होता है, मद्रास में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे। क्या रहे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में चौथा होता है जो कि उत्तर प्रदेश का पहला होता है, इलाहाबाद में जॉर्ज की अध्यक्षता में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए जॉर्ज। अगर हम एक बार फिर से बात कर लें, पहला 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मुंबई में अध्यक्ष बनते हैं जो है विमोच चंद्र बनर्जी जी, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करें दूसरे की 1886 में होता है, कलकत्ता में होता है। और अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी और प्रथम पारसी अध्यक्ष बनकर के सामने आते हैं। तीसरे की अगर बात करें 1887 में होता है, मद्रास में होता है तीसरा अधिवेशन। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बनकर के सामने आते हैं। चौथे की बात करें अगर तो इलाहाबाद में चौथा होता है और जॉर्ज प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं और उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिवेशन होता है। अगर हम 1896 की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन की बात कर लेते हैं। 1896 में हुआ आपका यह अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ। पहली बार जो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ से उद्गृत है और जिसमें सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है आनंद मठ में, तो उसका ही एक जो है छोटा सा भाग वंदे मातरम जो है 1896 में पहली बार जब रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ तो वहाँ पर ये गाया गया। 1907 की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। रासबिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सामने आता है। 1911 की बात करें, कलकत्ता अधिवेशन, पंडित विशन नारायण धर पहली बार जो है यहाँ पर जनगण मन गाया गया और विशन नारायण धर जो है इसकी अध्यक्षता पहली बार करते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो ग्रेट कामाराना जलप्रपात निम्न में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, गुयाना, कनाडा या वेनेजुएला। तो इस ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 गुयाना। गुयाना में जो है ग्रेट कामाराना जलप्रपात है। आइए कुछ जो है जलप्रपात और कहाँ पर स्थित है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात आपका कायरो नदी वेनेजुएला में स्थित है। अगर हम बात करें विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे और जो है जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। अगर हम बात करें बोयोमा जलप्रपात की, तो बोयोमा जलप्रपात जारे नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। और जोगगढ़ या गढ़सप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है आपका, ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगर हम बात करें, एक बार दोहरा लेते हैं, एंजिल जलप्रपात कायरो नदी वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात जारे नदी पर है। स्टेनले जलप्रपात कांगो नदी पर है। और जोग या गढ़सोपा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है आपका, वो शरावती नदी पर स्थित है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, अगला प्रश्न है आपका जो है 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 3 दादरा नगर हवेली, ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है आपका दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है आपकी अंकित की गई थी। अगर हम 2011 के जनगणना के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो जनगणना आयुक्त हुए वो थे सी चंद्रमौली और इसकी जो थीम थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इस समय जो जनगणना आयुक्त हैं 2021 के, वो हैं डॉक्टर विवेक जोशी। कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। ये हमारे जो है वर्तमान के जो है जनगणना आयुक्त हैं। और अगर हम बात करें तो जो 2021 की जनगणना है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोविड-19
कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ये है आपकी थीम। बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और इसको जरूर जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और जो है याद जरूर कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कुछ जनगणना के विषय में, तो जनगणना आपके अनुच्छेद 246 में आता है, संघ सूची का विषय है। और अगर हम बात करें कि प्रथम जनगणना भारत में कब स्टार्ट हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी। और जो नियमित जनगणना है वो 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में चल रही है, जो चलती आ रही है। और अगर हम बात करें कि विश्व में अगर पूछा जाए कि प्रथम जनगणना कहाँ हुई थी, तो विश्व में प्रथम जनगणना आपकी स्वीडन में हुई थी और ये जो है 1749 से स्टार्ट किया था स्वीडन में जनगणना। अगर हम बात करें अभी भी विश्व में सर्वाधिक जो व्यवस्थित रूप से जनगणना होती है वो कौन सा देश है, तो वो भी आपका स्वीडन ही है। कौन सा है? स्वीडन ही ऐसा जो देश है जो अभी भी सबसे जो है व्यवस्थित जनगणना करता है। अगले प्रश्न की ओर क्षमा चाहेंगे। जनगणना के बारे में और अधिक अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो कुछ आंकड़ों के में नज़र डाल लेते हैं। अगर हम बात करें जनगणना कितनी है, अगर इस समय वर्तमान जनसंख्या कितनी है, भारत की 121 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का कितना है? लगभग 17.5% है। ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जो 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, वो नागालैंड रहा है। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382 है। लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात आपका 918 है। अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर 73% है ओवरऑल। पुरुषों में 80.9% और महिलाओं में 64.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो ये महारत्न कंपनियों से संबंधित है कि महारत्न कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 1964, ऑप्शन नंबर 2 1984, ऑप्शन नंबर 3 1974 या ऑप्शन नंबर 4 1973। आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 1984। 1984 में ही जो है गेल की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि कुछ प्रमुख महारत्न कंपनियां और उनके जो है स्थापना वर्ष और उनका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें तो इस समय वर्तमान में जो है जो टोटल महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। और जो नवीनतम अभी 11वीं जुड़ी है उसका नाम है जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस लिमिटेड, PCFL जो है आपकी नवीनतम 11वीं है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को। 16 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना होती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन है, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस समय के प्रमुख कौन है, तो रविंद्रन सिंह ढिल्लन। कौन है? रविंद्रन सिंह ढिल्लन जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। अगर हम बात करें, ये थी नवीनतम की बात थी। अगर हम बाकी सबकी एक बार नज़र डाल लेते हैं और एक बार याद करने का प्रयास करते हैं। NTPC की अगर हम बात करें तो NTPC के वर्तमान में अगर देखें तो NTPC की बात करें 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ONGC की अगर बात करें तो 1956 में जो है आपका इसकी स्थापना हुई, देहरादून में मुख्यालय है। सेल की अगर बात करें तो 1973 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और IOC की बात करें तो 1964 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में ही मुख्यालय इसका। CIL की अगर बात करें तो 1975 में स्थापना होती है, कोलकाता में मुख्यालय है। भेल की अगर हम बात करें तो 1964 में स्थापना होती है और नई दिल्ली में मुख्यालय है। अगर हम बात करें गेल के बारे में तो 1984 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में मुख्यालय है। BPCL की अगर हम बात करते हैं 1977 में जो है इसकी स्थापना होती है, मुंबई में मुख्यालय है। और HPCL की अगर हम बात करें तो 1974 में स्थापना होती है, मुंबई में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है। और PGCIL जो है कि अगर हम बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय। तो देखें तो बहुत सारे ऐसे जो है प्रमुख महारत्न कंपनियां हैं, चाहे NTPC हो गई, सेल हो गई, IOC हो गई, भेल हो गई, गेल हो गई आपकी, और PGCIL हो गई। ये जो नई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये भी न्यू दिल्ली में ही है। तो लगभग अगर बात करें तो लगभग 11 में से 7 का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में ही है, तो कॉमन है। बाकी आपको जो याद करना है वो ONGC 1956 में स्थापना हुई देहरादून में मुख्यालय है, ये अलग है। और अगर हम बात करें CIL जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, 1975 में स्थापना हुई थी इसकी। अगर हम बात करें BPCL 1977 में स्थापना होती है, मुंबई में है जो इसका मुख्यालय। और HPCL इसका भी जो है मुख्यालय मुंबई में है। तो आपको बस याद करना है कि ONGC देहरादून और CIL कोलकाता और BPCL मुंबई और HPCL आपका मुंबई में ही है। तो बहुत ही ईजी है याद करना अगर आप इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो अभी ONGC की जो है प्रमुख बनाई गई हैं अलका मित्तल जी को बनाई गई है, जो कि ONGC की पहली जो है महिला प्रमुख के रूप में बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का अधिकार। अगर हम बात कर लेते हैं आपके जो है मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकार आपको पता है होना चाहिए कि किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे यहाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भाग 3 में वर्णित है। और अगर हम बात करें कि ये आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की बारे में चर्चा की गई है। और इसको मौलिक अधिकारों को ही जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास के बारे में, तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो यहाँ पर सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अगर हम बात करें इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका प्रारूप तैयार किया था। अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने अगर हम बात करें जो संविधान की आत्मा कहा है। अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे आपके, ठीक है। और जो आपका जो सातवां जो अधिकार था उसको जो है अब कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये आपका था संपत्ति का अधिकार था। और ये 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसमें आपका आर्टिकल 31 और 19 का को निरस्त करके भाग 12 में जो है 300 का आर्टिकल ऐड किया जाता है, जिसको ये कानूनी अधिकार के रूप में उसको मान्यता मिलती है। अगर हम जो इस वर्तमान में 6 हैं, अगर उसकी बात करें तो कौन कौन से 6 आपके अधिकार हैं अभी। पहले की अगर बात करें तो ये आपका समता या समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। अगर दूसरे की बात करें तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आ जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें जो है तीसरे अधिकार की, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आ जाता है। और अगर 4 नंबर की बात करें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जहाँ पर 25 से लेकर के 28 तक आपके आर्टिकल आते हैं। अगर 5वें की बात करें तो संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार आ जाते हैं, जहाँ पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से संबंधित है। और अगर छठे की बात करें तो ये आपका हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 32 है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही जो है भारतीय संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर ने इसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगर सिर्फ प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो फिर आपका प्रियम्बल प्रस्तावना हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 हो जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, या हम कुछ मौलिक अधिकार से विशेष जो है अंदर से अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 है आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार। अगर विधि के समक्ष समता की बात करें तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 हो जाता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 हो जाता है आपका अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 20 हो जाता है आपका अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो 17 है ये अस्पृश्यता का अंत। और ऑप्शन जो
आर्टिकल 18 है उपाधियों का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाते हैं, इनको आप खास करके याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न जो है घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भौतिक विज्ञानी को मशीन गन के आविष्कार का श्रेय जाता है? ऑप्शन है आपके सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है सैमुअल मार्स, या ऑप्शन नंबर 3 है डेविड बसनेल, या ऑप्शन नंबर 4 है जेम्स पक्कल। अगर हम बात करें, आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जेम्स पक्कल। जेम्स पक्कल ने ही मशीन गन का जो है आविष्कार किया था। अगर हम बात करें कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में, तो रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की थी। रेफ्रिजरेटर की खोज की थी हारिसन और टैनिंग ने। प्रकाश का वेग रोमर ने खोजा था। जेट इंजन की खोज फ्रैंक विटले ने किया था। और स्कूटर की जो खोज थी वो जी ब्रॉडशॉ ने की थी। और लेज़र की खोज थियोडर मेनन ने की थी। और रडार की खोज वाटसन वॉट ने की थी। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, तो जो रिवॉल्वर है इसकी खोज किसने की? सैमुअल कॉल्ट ने की थी। ये जो आपका पिछली बार पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? सैमुअल कॉल्ट ने की थी। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी? हैरिसन और टैनिंग ने की थी। प्रकाश का वेग रोमर ने खोजा था। जेट इंजन फ्रैंक विटले के द्वारा। स्कूटर जो है जी ब्रॉडशॉ के द्वारा। और लेज़र को खोजा था थियोडर मेनन ने। और रडार की खोज की थी वाटसन वॉट ने। ये सभी आप लोग जो है बार बार देखेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद होती रहेंगी। और ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पेपर आपको हमारी ही वीडियो से देखने को मिलेगा, जहाँ से स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। अगले प्रश्न की अब बात करें। क्विक सिल्वर के नाम से जाने जाना वाला पारा निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है? तो आप अगर देखें तो जो पारा है, पारा किस अयस्क से निष्कर्षित होता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 सिनेबार, ऑप्शन नंबर 2 क्रोमाइट, ऑप्शन नंबर 3 गैलेना, या ऑप्शन नंबर 4 सीरोमिलियन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 सिनेबार। सिनेबार से जो है क्विक सिल्वर जो होता है, वो जो पारा जिसको कहा जाता है, इससे जो है निष्कर्षित किया जाता है। तो अगर हम आगे बात करें तो अयस्क और खनिजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। जिप्सम आपका कैल्शियम का अयस्क है। और टाइटेनियम आपका रणनीतिक धातु का है। और अगर हम बात करें जो सबसे भारी धातु है वो कौन सी? ऑस्मियम है। ठीक है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में निम्न में से किस विधा का अध्ययन किया जाता है? शाखा और उससे संबंधित प्रश्नों की बात करें तो आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार: घास से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित, या चंद्रमा से संबंधित। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है घास से संबंधित। घास से संबंधित जो एग्रोएस्ट्रोलॉजी है वो किससे संबंधित है? आपका ये घास से संबंधित है। घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एक कुछ पढ़ लेते हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित क्षेत्र और उनका अध्ययन क्या कहलाता है। जो पोमोलॉजी है वो क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। आर्कियोलॉजी आपका पुरातत्व संबंधी अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी जो है आपका शिलालेख का अध्ययन कहलाता है। एस्थेटिक्स जो है सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। और न्यूमिस्मेटिक्स जो है आपका सिक्कों संबंधी अध्ययन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस आपको सभी को पता है लगभग जो है 28 फरवरी को, जो भी हाल ही में बीती है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही जो है जो सीवी रमन जी थे, उन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को जो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर सीवी रमन जी की बात करें तो सीवी रमन जी को जो है इनको 1930 में जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। और 1954 में इनको, अगर हम बात करें 1954 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें कि जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसको मनाने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई, तो 1987 से जो है इसको मनाने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। अगर हम बात करें तो इस बार 2022 की थीम क्या है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? तो आपकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये है आपकी थीम। अगर हम आगे बढ़ें कि कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस आपको कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस की बात करें तो पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अगर हम आगे बात करें अगले प्रश्न की, एकता स्थल निम्न में से किस राजनेता का समाधि स्थल है? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकर दयाल शर्मा या ज्ञानी जैल सिंह। आपको कहीं ना कहीं से एक प्रश्न देखने को मिलता है किसी भी पेपर में कि जो आपके जो घाट हैं उनसे संबंधित जो आपके जो महान महान व्यक्तित्व हुए हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलता है। जो प्रमुख राजनेता हैं उनसे संबंधित जो उनके समाधि स्थल हैं। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आपका है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है उसको एकता स्थल के रूप में जाना जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व और उनके समाधि स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका जो राजघाट है, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है। और विजय घाट की अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी का है। वीर भूमि आपका राजीव गांधी का है। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर का है। और महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का है। और किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह का है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। राजघाट आपका महात्मा गांधी का समाधि स्थल, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के बारे में, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को उनकी कृति आंधा कुजाई के लिए दिया गया था। यह किस भाषा की कृति में है? तो आपके ऑप्शंस हैं तमिल, उड़िया, मलयालम या कन्नड़। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया था और उनकी जो कृति थी आंधा कुजाई के लिए दिया गया था। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कृति के लिए दिया गया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि किस भाषा की कृति से दिया गया था। तो किस भाषा से दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मलयालम के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसकी स्थापना 1965 में की जाती है। 24 भाषाओं में ये दिया जाता है और पहला जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगर पहली महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी पहली महिला हुई जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी का पहला जो दिया गया वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, चिदम्बरम के लिए दिया गया था। उर्दू का अगर पहले की बात करें तो फिराक गोरखपुरी को पहला उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया। अगर 1972 की बात करें तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनको उर्वशी के लिए दिया गया था। बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को या उनको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये 1972 को दिया गया था। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में दिया गया था। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 जो कि हाल फिलहाल में भी दिया गया था नीलमणि फूकन जी को 2020 में दिया गया। और 2021 में दामोदर मौजू को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कबीर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए कबीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो इसके आपके ऑप्शंस हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या कला के क्षेत्र में दिया जाता है, या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, या भारतीय संस्कृत या दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपका कबीर पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र के बारे में तो आपका जो कलिंग पुरस्कार है, ये कलिंग पुरस्कार अगर हम बात करें तो ये 1952 में शुरू हुआ था, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें 1917 में शुरू हुआ था, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये 1958 में शुरू होता है और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये 1991 में शुरू होता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार, जिसको एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, 1929 में शुरू होता है और सिनेमा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अगर अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें तो हाल ही में चर्चा में रहा संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1949, 1948, 1956 या 1975। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है 1949। 1949 में जो है आपकी नाटो की स्थापना की गई थी। जब से रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा माना जा रहा है कि नाटो की वजह से ये युद्ध जो यूक्रेन है वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, इसीलिए जो है रसिया जो है उस पर अटैक कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो नाटो इसलिए चर्चा में है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आइए नाटो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो नाटो जो है कि अगर हम बात करें तो स्थापना 4 अप्रैल 1949 में होती है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है। इसकी जो सदस्य संख्या है वो 30 है। और अगर गठन के समय की बात करें तो मूल जो सदस्य संख्या थी उसकी 30 थी। और हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो मोंटेनिग्रो जो है 2017 में और मेसिडोनिया 2019 में इसका सदस्य बनते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, कुछ जो है संसद का नाम किस देश की संसद है, तो ड्यूमा निम्न में से किस देश की संसद है। तो संसद और उस देश से संबंधित भी प्रश्न आते हैं आपसे। जो है ऑप्शन है आपके जापान, इजराइल, रूस या कोरिया। तो ड्यूमा बहुत ही आपका इजी बन जाता है। ड्यूमा आपका जो है रसिया की जो है आपकी संसद का नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है देश और उनके संसद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डाइट आपकी जो है जापान की संसद है। डाइट किस देश की संसद है, डाइट आपकी जापान की संसद है। शोरा आपकी जो है अफगानिस्तान की है। ईरान की मजलिस है। और अगर हम बात करें कि इजराइल की नेसेट है, नॉर्वे की स्टोटिंग है, स्वीडन की रिक्सडॉग है और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है और मलेशिया की आपकी दीवान निगारा है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। डाइट आपकी कहाँ की है, जापान की। शोरा आपकी अफगानिस्तान की। ईरान की कौन सी है, मजलिस है। इजराइल की कौन सी है, नेसेट। नॉर्वे की आपका स्टोटिंग। स्वीडन आपकी रिक्सडॉग और नेपाल की आपकी राष्ट्रीय पंचायत और मलेशिया की आपकी दीवान निगारा है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं अनीता देसाई, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी या अर्धंती राय। तो आपका सही ऑप्शन होता है किरण देसाई। किरण देसाई ने जो है ये पुस्तक लिखी है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें तो अनीता देसाई की कुछ पुस्तक की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक बन जाती है अनीता देसाई की फीस्टिंग जो है फास्टिंग फीस्टिंग जो है इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बुक बन जाती है। काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है कि फास्टिंग फीस्टिंग किसकी बुक है। तो फास्टिंग फीस्टिंग जो है आपकी अनीता देसाई की बुक है। उनकी दूसरी बुक है जो है, ठीक है, जो है क्लास लाइट ऑफ डे। क्लास लाइट डे आपकी अनीता देसाई की ये भी एक बुक बन जाती है, सेकंड बुक बन जाती है। अगर हम बात करें झुम्पा लाहिड़ी की कुछ इंपॉर्टेंट बुकों के बारे में तो द लो लैंड भी जो है झुम्पा लाहिड़ी की जो है बुक है। अगर हम बात करें इन्होंने 2013 में ये बुक लिखी थी। और एक बहुत ही फेमस बुक है इनकी इन अदर वर्ड इन्होंने 2015 में लिखी थी। कौन सी, इन अदर वर्ल्ड, ये इन्होंने जो है 2015 में लिखी थी और ये काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमस बुक हुई थी। अर्धंती राय की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इन्होंने इसको लिखा, बहुत ही फेमस बुक है। और अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 2017 में इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अर्धंती राय ने लिखी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। 2017 में इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगर हम कुछ जो है मान बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ भारतीय लेखक की अगर हम बात करें तो वी एस नायपाल को जो है इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए जो है 1971 में जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया। सलमान रुश्दी को जो है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मान बुकर से सम्मानित किया गया। अर्धंती राय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 जो लिखी थी उन्होंने मान बुकर से सम्मानित किया गया। किरण देसाई को भी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2005 में इन्होंने लिखी थी, इसके लिए मान बुकर से सम्मानित किया गया है। और अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर 2008 के लिए जो है मान बुकर से सम्मानित किया गया था। आप सभी लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप सभी लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो जब भी पढ़े या कोई भी जानकारी आपको मिले तुरंत सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।